Every women they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your missus first? बिहार की राजधानी पटना से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए सिंदूर को अपने नसों में खौलाते हुए बिहार पहुंच गए, मगर चर्चा बिहार से ज्यादा बंगाल की हो रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के घर घर सिंदूर पहुंचाने के बयान और चुनावी शगुफे को ध्वस्त किया है, ये इस बात का सबूत है कि उत्तर भारत में जिस तरह से बीजेपी कामयाब हो जाती है, बंगाल में उतना कामयाब होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंदूर अभियान पर ममता बनर्जी ने जो कहा है, सबसे पहले ममता बनर्जी को आप सुने कि वो क्या कह रही हैं, जो बीजेपी के सिंदूर अभियान पर अब तक का सबसे करारा हमला साबित हो रहा है। Every women they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your missus first? ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि हम तो चाहते हैं कि आप अगर सिंदूर देना है तो सबसे पहले वहां जाएं जहां आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है। और ये वो बात है जिससे पूरी बीजेपी सख्ते में आ गई है। और ममता बनर्जी आगे ये कहती हैं कि हम आपके स्तर पर उतरना नहीं चाह रहे थे, मगर आप हमें मजबूर कर रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं। ममता बनर्जी के इस रूप को बीजेपी अब तक बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं आ पाई होगी। बिहार में नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए गए हैं, उसके बाद यूपी भी आएंगे और बंगाल उनके निशाने पर है। बिहार और बंगाल में सीधे चुनाव होने वाले हैं। पहले बिहार में चुनाव होगा, उसके बाद बंगाल में होगा। लेकिन करारा जवाब बिहार और बंगाल दोनों जगह से मिल रहा है। और बिहार और बंगाल दोनों जगह पर क्या है, इसको विस्तार से समझिए। सबसे पहले बिहार जब पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो रोड शो का आयोजन होता है। गुजरात के रोड शो से आह्लादित होकर के वो इस बात के भ्रम में थे कि बिहार में जब जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट का उद्घाटन कर लेंगे और जब बिहार में पटना की सड़कों पर रोड शो में निकलेंगे तो दोनों तरफ हुजूम होगा, दोनों तरफ लोगों का कारवां होगा, भीड़ जय जयकार लगा रही होगी। देश के अवतारी पुरुष का इतना विशाल रोड शो होगा कि बिहार का चुनाव माहौल बना देगा और बीजेपी वहां से भारी पड़ जाएगी। इस काम में बीजेपी के सभी नेताओं, विधायकों, मंत्रियों तक को लगा दिया गया था। वीडियो बना बना के सब अपील कर रहे थे, गांव से लोगों को जुटाने के काम में लगे हुए थे। मगर जब काफिला निकला तो कैसा काफिला? अभी तक बिहार में हुए रोड शो पर सोशल मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग इस बात से हैरान हैं कि बिहार ने नरेंद्र मोदी जी को इस तरह का सबक दे दिया। बिहार में उनकी सरकार है और बिहार में सरकार होने के बावजूद इतना फ्लॉप रोड शो जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। और उसके बाद रैली, और आज की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें तो वो बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था जैसे कोई पराजित मनस्थिति का व्यक्ति एक चुनावी शगुफे को शुरू कर रहा है। हम ये नहीं दावा कर रहे कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी बिहार में चुनाव हारने जा रहे हैं। इसका भविष्यवाणी पर्ची बनाने वाले वो बाबा करते हैं जो कथा बांचने के लिए बिहार के गांव गांव घूम रहे हैं, बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी का प्रचार करके धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं। भविष्य वो बताएंगे। आपको इस बात से कयास लगाना होगा कि बिहार का मन मिजाज कैसा है। नीतीश कुमार अल्ल बल्ल बोलने की अपनी इस स्थिति में आ गए हैं कि वो कुछ भी बोलते हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं साफ ही नहीं हो रहा और वो नरेंद्र मोदी के सामने नमन करने के पूरा जोर लगा रहे हैं और इतना नमन कर रहे हैं कि मंच पर बैठे हुए बीजेपी के नेता तक
शर्मा जा रहे हैं कि इतना नमन तो मोदी जी का हम नहीं करते जितना नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और उसके बाद जब उपलब्धियां गिनाने का वक्त आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल 4 लेन सड़कों से लेकर के दरभंगा एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड से लेकर के 2-4 और बातें जो गिनाने की थी, अपने पूरे भाषण में नरेंद्र मोदी जी वही गिना पाए। नरेंद्र मोदी जी में वो 2015 वाला आत्मविश्वास भी नहीं दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी के भाषण में वो तेवर भी नहीं दिख रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के कर्पूरी ठाकुर का नाम तो लिया, लेकिन सामाजिक न्याय और जाति जनगणना पर कुछ भी बोलने से, साफ अपनी राय रखने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों बाज आ गए, इस बात का विश्लेषण बिहार में किया जा रहा है। आज जब पूरे टाइम नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे तो वो शहीद इम्तियाज को तो याद कर रहे थे। मातृभूमि के सेवा का पवित्र कर्तव्य निभाते हुए 10 मई को सीमा पर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद हो गए थे। मैं बिहार के इस वीर बेटे को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों से एक बार भी सवाल पूछा होगा कि वो शहीदों के घर क्यों नहीं गए, वो शहीदों को सम्मान उस तरह का क्यों नहीं दे पाए जो सम्मान देने में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं। राजनीति है, नरेंद्र मोदी सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, इसलिए गांव गांव सिंदूर ले जा रहे हैं, गांव गांव तिरंगा यात्रा ले जा रहे हैं और गांव गांव ये बात कह रहे हैं। इस पूरे भाषण में केंद्र में क्या था? मैं यही बिहार है जहां पर आकर के मैंने कहा था करारा जवाब मिलेगा, और अब जब लौटा हूं तो करारा जवाब देकर लौटा हूं। फिर बिहार के लोग भी शाम तक ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछना शुरू कर दिए कि नरेंद्र मोदी जी अगर करारा जवाब दिए हैं तो कुछ और जवाब दे दीजिए। जवाब दे दीजिए कि इस अभियान में हमारे देश के कितने शहीद हुए, कितने लोग मारे गए। जवाब दे दीजिए कि वो पहलगांव में आतंकी आए कैसे, गए कहां, क्या वो मार दिए गए, किसकी चूक थी, किसको सजा मिली, सीज फायर किसके कहने पर कर दिया, क्या हासिल हुआ इससे, इसका भी कुछ जवाब नरेंद्र मोदी जी दे दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी सिंदूर घुमाने के पूरे जाल में फंस चुके हैं। विपक्ष की तरफ से सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जाने लगे। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यह कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी हमारी उपलब्धियां क्या हैं दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं और एक सादा पन्ना। उसके बाद वो लगातार ये कहते रहे कि 2005 से 2025 तक हमारा कुर्सी का खेल है, हर विषय में फेल है। तेजस्वी यादव ने इन दोनों पोस्टों को शेयर करते हुए साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा, अपराध पर लगाम, पलायन पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार पर रोक, नौकरशाही पर रोक, स्थिर सरकार, नए निवेश, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गड्ढा मुक्त सड़क, ऐसे तमाम बुनियादी मामलों में जिसका सरोकार बिहार से है, जिसका सरोकार बिहार की जनता से है, जिसका स्वप्न बिहार में बीजेपी दिखाई थी। 20 साल से नीतीश कुमार और बीजेपी की साझा सरकार है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इन सारे मामलों में बीजेपी और नीतीश कुमार फेल हैं, वो फेल हो चुके हैं और बिहार को 20 साल में उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं दिया जिसको वो गुजरात की तरह गिनवा सकें कि हमने बिहार को ये दे दिया। वो जानते हैं कि बिहार की गांव-गांव में उनके कथावाचक घूम रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र और धर्म की आड़ में बीजेपी का प्रचार करेंगे। वो जानते हैं कि बिहार में चुनाव है, इसलिए जाति जनगणना पर ऐसा गोलमोल घोषणा कर दी। आपने सोचा, बिहार के लोग पूछ रहे हैं जाति जनगणना का जो फैसला हुआ उसका कोई नोटिफिकेशन आपने देखा क्या? मंत्रालय की तरफ से कोई अधिसूचना जारी हुई है क्या? उसकी कोई गाइडलाइन जारी हुई है? उसकी कोई नियम, शर्तें और कोई डेडलाइन भी बनाई गई है क्या? कब होगी जाति जनगणना? कैसे होगी जाति जनगणना? क्या केवल ओबीसी गिन लेंगे मोदी जी या सबको गिनेंगे? गिनेंगे कब? गिनेंगे कैसे? उसके आंकड़े कब आएंगे? उसमें क्या क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सर्वे सब कुछ होगा कि नहीं? और आंकड़ों के आने के बाद जिस तरह से बिहार में महागठबंधन की सरकार ने जाति आधारित सर्वे के आंकड़े जारी किए और जारी करने के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया, गरीबों को 2 लाख रुपए देना शुरू कर दिया, भूमिहीनों को भूमि देने का प्रोसेस शुरू कर दिया,
बेघरों को घर देने की प्रक्रिया में चले गए, यानी जाति जनगणना से बिहार ने आंकड़े जुटाए और फिर नीतियां बनाई। क्या बिहार में मोदी जी ने एक भी बार यह जवाब दिया कि वो काम होगा क्या? नीतीश कुमार अल्ल बल्ल बोलते हुए ये तो कहते हुए सुनाई दिए कि जाति जनगणना हमारी वजह से हुई है, लेकिन जाति जनगणना के बाद जो हो रहा है, बिहार का आरक्षण 65% कराया गया, उसको रोका क्यों और कैसे रुका? क्या उसे अनुसूची 9 में डाल करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले जिस तरह से अपील करती है, राजद जिस तरह से अपील करती है, कांग्रेस जिस तरह से अपील करती है, इन सारी चीजों को सुनते हुए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब बिहार में देंगे क्या कि जाति जनगणना पर आरक्षण जो बढ़ाया गया था उसे हम नवी अनुसूची में डाल रहे हैं ताकि कोई आरक्षण को रोक न सके? अब जाति जनगणना जो आंकड़े दे रही है उसके आधार पर नीति तो बनानी पड़ेगी। मोदी जी कुछ भी नहीं बोले और चेहरा ऐसा बता रहा था कि बिहार में मोदी जी नाराज हो गए, बिहार में मोदी जी फ्लॉप हो गए। हो सकता है कि अब वो दूसरे तरफ से रणनीति बनाएं, पैसे का फ्लो बिहार में बढ़ा दिया जाए, गांव गांव नफरत की बात को और फैलाने वाले लोगों को काम पर लगा दिया जाए। लेकिन बिहार फिलहाल ऐसा मूड दिखा रहा है मोदी जी के सामने कि जैसे उससे वो उत्साहित नहीं है। आप इन दोनों रोड शो को सामने रख करके देख लीजिए। बिहार के रोड शो में तो गाड़ी के बाहर की कोई फोटो ही नहीं आई, और वहीं गुजरात के रोड शो में क्या कमाल का दृश्य है भाई। इन दोनों ने यह बताया कि मिजाज अलग अलग है, और मिजाज तो सबसे ज्यादा अलग है बंगाल का, क्योंकि बिहार के बाद बंगाल में चुनाव है। और जिस भाषण ने पूरे देश में सुर्खियां बटोर ली हैं वो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भाषण है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑपरेशन सिंदूर को सिंदूर की डिबिया में पैक करके घर घर पहुंचाने को ध्वस्त कर दिया है। ममता बनर्जी के भाषण की जो सबसे खास कुछ बातें, उन भाषणों में वो बहुत सलीके से यहां तक दावा और चुनौती पेश कर रही हैं कि मोदी जी आपने जो 11 साल में किया है उसके लिए कहीं भी कोई जगह तय कर लीजिए, आइए हम दोनों डिबेट करते हैं, आइए हम दोनों संवाद करते हैं, हम आपसे सवाल पूछेंगे, हम आपसे ये पूछेंगे कि आपने क्या किया और उसका जवाब आप दे दीजिएगा। और ममता बनर्जी को समझने में बंगाल बीजेपी से लेकर दिल्ली बीजेपी फ्लॉप रही है, ये बात तो साफ दिख रही है। ममता बनर्जी जब आती हैं तो अपने पूरे रौ में आती हैं। ममता बनर्जी जब अपने तेवर को दिखाती हैं तो यहां तक वो कहने में चूकती नहीं है, हमारा सांसद विदेश में जाकर के सेना की बड़ाई कर रहा है और आपका नेता बंगाल में आकर के क्या बोल रहा है, आपका नेता देश में क्या बोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा विरोधी दल चला गया विदेश में, और आप इधर में घूमते हैं और खाली पब्लिसिटी करते हैं। अरे पब्लिसिटी होना चाहिए तो आर्मी को। ममता बनर्जी ने अपने तेवर से यह जाहिर कर दिया कि बंगाल में वो बीजेपी को अभी भी कोई आसान रोटी तोड़ने नहीं देने वाली है। जिस बात को कहने में अभी भी लोग संकोच कर रहे थे कि ये सिंदूर घर घर बीजेपी पहुंचा रही है, ये न तो भारतीय धार्मिक परंपरा से, न तो भारतीय हिंदुओं के रीति रिवाज से, और न राजनीतिक लिहाज से कहीं से भी जायज दिख रहा है। और ममता बनर्जी से बेहतर कोई महिला इसका सवाल पूछने वाली नहीं हो सकती थी जिसने बीजेपी को तिलमिला दिया। अरे भाई सिंदूर भेजना है तो अपनी वाली को भेजो। और ये बात कहते हुए कहती हैं कि हमें इस स्तर पर आपने मजबूर किया है उतरने के लिए। Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. आपके पास जवाब नहीं है सरकार की कामयाबियों को गिनाने का, आपके पास सरकार का उपलब्धियों को गिनाने के लिए कुछ और ठोस चीज है नहीं। आपके वादे फेल हुए हैं, आप झूठ बोलते हैं, इसलिए अब आप सेना के शौर्य को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ममता बनर्जी के अगले भाषणों के क्लिपिंग आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए और इन हिस्सों को समझना चाहिए कि जो सवाल ममता बनर्जी पूछ रही हैं उन सवालों का बीजेपी कहीं से कोई जवाब दे पाएगी क्या। यानी बिहार से लेकर के बंगाल तक भारतीय जनता पार्टी गुजरात वाले कंफर्ट जोन में तो कतई नहीं है। गुजरात में तो विकास भी करेगी,
गुजरात में तो अथाह पैसा भी देगी, गुजरात के उद्योगपतियों को दुनिया का सबसे अमीर उद्योगपति बनाने की कोशिश भी करेगी। बिहार में आकर के 4 लेन सड़क गिनवाएंगे, मखाना उद्योग गिनवाएंगे। बिहार के लिए उससे बड़े बड़े सवाल सामने थे। बिहार के नौजवानों की एक यूनिवर्सिटी सेंट्रल नहीं दे पाए। शिक्षा का स्तर बिहार में बर्बाद है पिछले 20 साल में। मोदी जी के भाषण में शिक्षा नहीं है, मोदी जी के भाषण में पलायन रोकने का कोई ठोस उपाय नहीं। तो ट्रिपल इंजन की सरकार है बिहार में, लेकिन वो चीज नहीं दिख रही। और इन चीजों की नाकामी दिखाने के लिए बिहार के लोगों को वो धर्म, राष्ट्र और झूठ, इनसे सहारा लेकर के पैसे का फ्लो बढ़ा करके वोट खरीदने में इस्तेमाल करेंगे। जातियों के बीच गोलबंदी को और सुदृढ़ करेंगे। इसीलिए चिराग पासवान, जीतन राम मांझी से लेकर के तमाम और लोगों को काम पर लगा दिया गया है। लेकिन बिहार के लोग जिस तरह समझते हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी अब हाशिए पर डालने के लिए तैयार है, यह खेल बीजेपी का सबसे बेहतर अगर कोई समझता है तो वो ममता बनर्जी जी हैं। और एक और रिश्ता बिहार और बंगाल में देखा पिछले दिनों। लालू प्रसाद यादव के पोते का जन्म जब हुआ, यानी तेजस्वी प्रसाद यादव को बेटा हुआ, तो ममता बनर्जी पहुंच गई हॉस्पिटल और यहां तक साथ देते हुए एक तेवर के साथ खड़ी जब नजर आई तो ऐसा लगा कि बिहार और बंगाल का रिश्ता ऐसा है कि बिहार और बंगाल दोनों जगह नरेंद्र मोदी चेहरे से फुस नजर आ रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी के आईटी सेल ने वो वीडियो बड़ा वायरल कराया था बीते दिनों, जब इंडिया गठबंधन बना था, जब लालू, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, कांग्रेस, अखिलेश यादव सब एक साथ खड़े होकर के बीजेपी से लड़ने जा रहे थे। तब ममता बनर्जी और लालू प्रसाद जी के बीच में जो संसद में नोकझोंक हुई थी, उसका वीडियो वायरल करके बीजेपी ये दिखाना चाहती थी कि ये दोनों लोगों में खटपट है। लेकिन ममता बनर्जी ने बीते दिनों बिहार जाकर के एक पैगाम दे दिया कि बिहार में इंडिया गठबंधन एकजुट है और वो बंगाल में भी अपने तेवर के साथ लड़ेगा। यानी बिहार से लेकर बंगाल तक उत्तर भारत का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जो बीजेपी के नफरत के एजेंडे, आरएसएस के मनुस्मृति के एजेंडे और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के सिंदूर की डिबिया घर घर पहुंचाना, इन सारे मामलों को ध्वस्त करने की एक चुनौती के रूप में तैयार हो रहा है। अब ये कितना तैयार होता है और कितना ये चुनाव पर असर डालता है, चुनाव को कितना प्रभावित करता है, हरियाणा और महाराष्ट्र से अलग कोई परिणाम देने में कामयाब हो पाता है कि नहीं, इसके लिए आने वाले वक्त में विपक्ष को भी ठोस रणनीति और कूटनीति का साथ लेना होगा। विपक्ष कर पाने में कितना कामयाब होगा ये वक्त बताएगा। नरेंद्र मोदी और बीजेपी बंगाल और बिहार में कितना कामयाब होगी ये वक्त बताएगा। मगर बंगाल और बिहार ने जो एक पैगाम पिछले 24 घंटे में दिया है, इसने नरेंद्र मोदी और उनके पूरे कुनबे को हैरान, हलकान और बेचैन करने का पर्याप्त अवसर दे दिया है। इसके बाद देखना यह होगा कि ममता बनर्जी से लेकर के बिहार के उठने वाले सवालों पर नरेंद्र मोदी क्या जवाब देते हैं। आपका क्या जवाब है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपनी टिप्पणी हमसे साझा करिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।